डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 अब दूर नहीं है और डिलाइट आईएएस की तरफ से हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सीरीज को शुरू किया जा रहा है। ये सीरीज जो है पिछले 10 सालों में सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड को एनालिसिस करेगी। हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में क्या चीज किए हैं। 2015 के पेपर से लेकर 2025 तक यूपीएससी ने अपनी चीजों को कैसे बदला है। किसी सब्जेक्ट में कोई चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ, सेम ट्रेंड को यूपीएससी फॉलो कर रहा है या जिस सब्जेक्ट में चेंज हुआ है तो कौन सा चेंज है, उस चेंज को आप लोगों को किस तरीके से अडॉप्ट करना है। इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए होने वाली है। आप लोग कई बार पता नहीं होता है ना, तो उस तरीके से तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग नहीं कर पाते हैं। जब ट्रेंड हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है तो हम तुरंत उस डायरेक्शन में काम करके उस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2015 से लेकर 2025 तक का ये ट्रेंड एनालिसिस है और इसके अंदर हम लोग पॉलिटी को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, है ना। प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट माना जाता है पॉलिटी, और क्यों जरूरी है भाई इसका ट्रेंड एनालिसिस करना। स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्यों पॉलिटी मैटर्स करता है, इसका इसका ट्रेंड क्यों मैटर करता है। एक तो प्रेडिक्टेबल जो है सब्जेक्ट इसका माना जाता है, इसका मतलब आपको पता है कि किस टॉपिक में से कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, या एटलीस्ट इतना तो पता ही है कि ये स्पेसिफिक टॉपिक है, इनमें से सवाल आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है कि मौलिक अधिकारों में सवाल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमें पता है कि संसद के अंदर से सवाल या संसद की प्रक्रिया को लेकर सवाल हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमें पता है कि जुडिशरी जो है, न्यायपालिका है, उसमें से सवाल दिखेगा ही, इसलिए इसको समझना जरूरी है। दूसरा, स्कोरिंग है। 15 एवरेज के तौर पर आप सवाल देख सकते हैं। हालांकि मैं दिखाऊंगा आपको पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने कितने सवाल पॉलिटी से पूछे हैं। तो अगर आप सोचिए कि अगर 15 के 15 सवाल आप लोग करेक्ट कर लेते हैं तो 30 नंबर तक आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट से पहुंच सकते हैं। इसलिए रेलिवेंट है, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। पिछले 10 सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो 2015 में यूपीएससी ने 13 सवाल पूछे। 2016 में सबसे कम सवाल जो है 7 सवाल पॉलिटी से पूछे गए थे। वरना अगर आप बाकी ईयर्स को देखेंगे तो 2017 में एकदम कम बैक किया यूपीएससी, 22 सवाल पॉलिटी से पूछे गए। बहुत बड़ी चीज है। इवन 20 की संख्या को भी यूपीएससी ने क्रॉस कर लिया, तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली। फिर 2018 में फिर थोड़ा कम हुआ, 13 सवाल पूछे गए। 2019 में 15 सवाल पूछे गए। 20 की बात करूं तो 17 सवाल। 2021 में 11 से 14 सवाल, कुछ करंट अफेयर को लेकर भी वहां पे दिक्कत हो रही थी। 2022 में फिर से 15 सवाल, 2023 में 15, 2024 में 18 सवाल और 2025 में फिर से 14-15 सवाल। तो अगर आप लोग एवरेज निकाल के देखेंगे तो आपको 15-16 सवाल पॉलिटी से देखने को मिल रहा है। अगर सिर्फ 15 ही आप लोग लें और उनको एग्जैक्ट आप लोग सही कर दें तो 30 नंबर का इजाफा आपके स्कोर में हो सकता है। अब ये ट्रेंड कहता क्या है। सबसे पहली चीज, 2018 की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फैक्चुअल चीजें तो है ही हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर अगर आपकी क्लैरिटी अच्छे से नहीं है तो आप यूपीएससी का पॉलिटी क्या, आप किसी भी सब्जेक्ट को डील नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये दिमाग में रखनी। दूसरा, मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चन कब पूछे जा रहे थे 2015 से 17 के बीच में। 2018 के बाद अगर हम लोग देखें तो डीप कॉन्सेप्चुअल सवाल और ट्रिकी वर्डिंग कोशिश करते हैं। सवाल में, स्टेटमेंट में यूपीएससी आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बना देता है जो बहुत ट्रिकी होता है। आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप उसमें अपनी गलती कर देते हो। दूसरे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो जुडिशरी बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। 2020 से लेकर 2024 और 2025 तक आप पेपर को देखोगे, न्यायपालिका एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से बहुत सारे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है पॉलिटी के अंदर। तो दिमाग में बैठा लो कि न्यायपालिका की रेलिवेंस क्या है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे सीजीआई का अपॉइंटमेंट है, कोलिजियम सिस्टम है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू है। ये वो टॉपिक हैं जिनके ऊपर यूपीएससी ने हर बार नए तरीके से ट्विस्ट बनाकर सवालों को पूछने की कोशिश की। तीसरे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो पार्लियामेंट और फेडरलिज्म का वेटेज स्टेबल रहा है। जैसे संसद और संघवाद की मैं बात करूं तो पहले भी सवाल पूछे जाते थे, अब भी पूछे जा रहे हैं। तो ये लगातार अपनी रेलिवेंस को बनाकर आगे बढ़ रहे हैं ये टॉपिक। दूसरा, हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे गारंटीड है कि आने ही आने हैं। तो इससे किससे, पार्लियामेंट, संसद से और संघवाद से। चौथा, लोकल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एक सवाल हर बार आपको स्थानीय निकायों से देखने को ही मिलेगा पॉलिटी के अंदर। उसके अलावा डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये 2021 के बाद से इन्होंने काफी कमबैक किया है। यूपीएससी ने बेसिक्स के अंदर जा जाके पूछना शुरू किया है, और इसलिए जब बेसिक की बात होती है तो किसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है? एनसीईआरटी की रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पांचवें ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खास करके संवैधानिक प्रावधान या संशोधन, वो ज्यादा रेलिवेंट हो गए हैं। 102वां संविधान संशोधन पूछा, 103वां पूछा, 99th अमेंडमेंट यूपीएससी ने पूछा। तो संविधान संशोधन और खास करके हालिया संविधान संशोधन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। उसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस वगैरह, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विशेष प्रावधान है तो उसके बारे में, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, स्पेसिफिक एरिया को लेकर या पूर्वोत्तर भारत को लेकर, पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में यूपीएससी ने भी सवाल पूछने की कोशिश की। कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट जो है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? राज्यपाल की शक्तियों को लेकर और खास करके उसकी तुलना राष्ट्रपति के साथ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये अभी और हर साल इंपॉर्टेंट है। संसद की प्रक्रिया, किस तरीके से बिल आते हैं, किस तरह से समितियां बनती हैं, प्रोसेस क्या होता है, धन विधेयक को लेकर क्या चीजें हैं, वित्त विधेयक को लेकर क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है ना? या फिर जो है कोई प्रस्ताव अगर लाया जाता है, चाहे वो स्थगन प्रस्ताव हो, अविश्वास प्रस्ताव हो, प्रोसीजर जो है संसद का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी। उसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, यूपीएससी ने लगातार यहां से ट्रैप क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको लेकर अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में 2 से 3 बार सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया है, न्यायपालिका की अवमानना को लेकर, है ना? तो आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की क्या शक्तियां हैं, यहां पर भी यूपीएससी का बहुत ही ज्यादा फोकस है, और खास करके लीगल कॉन्सेप्ट पर डीप फोकस करने की कोशिश यूपीएससी कर रहा है। अब हम लोग मल्टी लेयर्ड यूपीएससी जो है आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक स्तर चेक नहीं करना चाहता, सिर्फ आपका फैक्ट नहीं देखना चाहता, आपका कॉन्सेप्ट नहीं देखना चाहता, आपका ट्रिकी क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हो सिर्फ ये नहीं चेक करना चाहता, सबको एक साथ चेक करने पर ध्यान दे रहा है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए, और अगर यूपीएससी कोई गुगली फेंकता है, कोई ट्रिकी सवाल पूछता है, वो उसी सवाल के अंदर आपको चीजें पता होनी चाहिए। यूपीएससी बदलता रहता है सवाल पूछने का ट्रेंड भी। पहले आपको पता है फैक्चुअल सवाल सीधे तौर पर पूछे जाते थे, फिर स्टेटमेंट वाइज सवाल आने लगे, फिर आपको पता है यूपीएससी ने जो है बदलाव किया है कि भाई ओनली वन सही है, 2 पेयर सही है, 3 पेयर सही है। इस तरह के सवालों की संख्या भी यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में बढ़ाई है। बेसिक स्ट्रक्चर का वेरिएशन, है ना? आर्टिकल 142, कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संसदीय विशेषाधिकार या संवैधानिक जो पद हैं, उसके अलावा एनवायरनमेंट और पॉलिटी को क्रॉस ओवर करने की कोशिश की। जैसे आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, एनजीटी को लेकर यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल पूछा है पिछले 10 सालों में, और आपको पता है कि वैसे तो वो निकाय के तौर पर हम उसको देख सकते हैं कि एनजीटी जो है वो कानून के माध्यम से बना वैधानिक निकाय, इसलिए शायद यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं उसको पॉलिटी के साथ लिंक करके, क्योंकि एनजीटी के डिसीजंस वगैरह यूपीएससी पूछता रहता है ना? तो वो डिसीजंस आते भी रहते हैं, जनता को प्रभावित भी करते हैं, तो पॉलिटी के साथ लिंक करके उसको भी सवाल पूछा है। इग्नोर्ड चीजें रही हैं पहले, जैसे ट्रिब्यूनल हो गए, अधिकरण हो गया, स्पेशल प्रोविजंस हो गए, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कंपोजिशन, संवैधानिक संस्थाओं का कंपोजिशन जो पूछा है, ये पहले इग्नोर्ड रहे हैं, ज्यादातर लोग इसकी तैयारी नहीं करते थे आज से 4-5 साल पहले। लेकिन अब यूपीएससी ने इन टॉपिक्स को अचानक पूछकर कहीं ना कहीं पे इनको बहुत इंपॉर्टेंट बना लिया है, और लोगों को एक झटका देने की कोशिश की। अधिकरण ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं पूछते हैं, यूपीएससी उस पर सवाल पूछ रहा है ना? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सहकारी समितियां, बार बार मैं आपको पढ़ाता भी रहा हूं और कहता हूं कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पर यूपीएससी सवाल ज्यादा पूछता है। तो क्या निकल के आता है, अगर हम लोग पिछले 10 सालों का ट्रेंड देखें तो हमें ये समझ में आता है कि संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, संवैधानिक निकाय और हालिया संशोधन जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पॉलिटी के दृष्टिकोण से। विश्लेषणात्मक प्रश्न अगर देखें, स्वतंत्रता की व्याख्या क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, ये डीप एनालिसिस आपसे पूछ रहा है। आप स्वतंत्रता को कैसे देखते हो? हालांकि पॉलिटी की एनसीईआरटी में ये सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, पर कई बार क्या होता है, बच्चा बेसिक नहीं पढ़ता है या कॉन्सेप्ट को जब प्रॉपर नहीं समझ पाता तो उसको स्वतंत्रता समझ में नहीं आती है। वो सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझ लेता है या बोलने की चीजों की आजादी को समझ लेता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये व्यक्ति के विकास से जुड़ी हुई है। अगर आपको आजादी नहीं मिलेगी तो आपका चहुमुखी विकास देखने को नहीं मिलेगा, और यही सवाल यूपीएससी ने प्री में पूछा भी है। उसके अलावा पिछले पॉलिटी में पिछले 10 सालों का रुझान अगर हम लोग देखें तो अवधारणाओं की गहरी समझ होनी चाहिए,
समसामयिक घटनाओं से आपका जुड़ाव होना चाहिए। करंट अफेयर में क्या चल रहा है उसको पॉलिटिक्स से कैसे लिंक कर सकते हैं, उस पे फोकस किया यूपीएससी ने। और संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय पहले नहीं पूछता था, अब पूछने लगा है। 2 सालों से अगर मैं देखूँ तो मैंने बार-बार ये सवाल देखा है, इनमें से कौन से निकाय वैधानिक हैं, इनमें से कौन से निकाय संवैधानिक हैं? ये सवाल दोनों साल पूछा गया है, 2025 में भी, 2024 में भी। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी का फोकस है यहाँ पे। न्यायपालिका बार-बार बोल रहा हूँ। और चौथा, संघवाद और स्थानीय शासन, एक सवाल आप यहाँ से देखेंगे ही देखेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी, ये वो एरियाज़ हैं जो आपको पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को कैसे लिंक करके पढ़ना है, पिछले 3 सालों में यूपीएससी ने फोकस किया है खास करके से अगर आप देखेंगे तो कंटेम्परेरी करंट अफेयर को ज़्यादा पूछा गया है। अगर आप चाहते हैं कि 36 महीनों का करंट अफेयर आपके हाथ में हो, आपके पास एक रजिस्टर हो जिसके अंदर वो सारी चीज़ें तैयार हों, पेपर से पहले बस हल्का-सा रिवीजन आपको करना पड़े और आपका करंट अफेयर में एक भी सवाल गलत ना हो, 30 से 40 नंबर का आप प्लंज ले पाएँ यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आप डिलाइट आईएएस के 36 महीने के करंट अफेयर प्रोग्राम को जॉइन कर सकते हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। एक क्लास आप लाइव सेक्शन में जाएँगे तो पहली क्लास उसका जो है डेमो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके अलावा एक क्लास और भी हो चुकी है, तो अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर आपकी मजबूती बने, कमजोरी ना बने, इस बार मजबूती बने, तो जल्द से जल्द इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।